Bismillahirrahmanirrahim. Today we will calculate the capacitance of cylindrical capacitor. So आज हम calculate करेंगे capacitance of cylindrical capacitor. So before calculating capacitance हम देख लेते हैं capacitance होती क्या है. Capacitance हमारे पास basically ability होती है to hold the charge. यानी कि कोई भी कैपेसिटर कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उसको होल्ड करने की एबिलिटी रखता है या फिर कैपेसिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q ओवर V. अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की. लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसकी लेंथ है L. इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स, इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर. इनर सिलेंडर का रेडियस हमारे पास होगा A और आउटर सिलेंडर का रेडियस होगा हमारे पास B. ये दोनों कॉक्सियल सिलेंडर्स हैं, मीन्स दैट कि इनका एक्सिस सेम है, इनका सेंटर पॉइंट जो है वो सेम है. जो इनर सिलेंडर है हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो आउटर सिलेंडर है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज होगा. सो हमारे पास जो फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड हमारे पास फील्ड्स होंगी इसकी. अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे. ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया जिसका रेडियस है r. इनर सिलेंडर जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, जबकि आउटर सिलेंडर जो है वो इस गॉसियन सरफेस से बाहर होगा. अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी. अब फील्ड लाइंस हमारे पास इस रेडियस a से b तक होंगी जस्ट इसके अंदर, बिकॉज हमें पता है कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती, उससे बाहर होती है. तो हमारे पास फील्ड लाइंस जो होंगी वो जस्ट a टू b तक होंगी. अब हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा की है, इसकी मदद से हम कैपेसिटेंस देखेंगे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. अब हमने जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की है उसके हमारे पास बेसिकली तीन सरफेसेस होंगी उसकी. एक होगी हमारे पास टॉप कैप, दूसरा होगा हमारे पास बॉटम एंड थर्ड वन इज कर्व्ड सरफेस. तो अब हम इन तीनों पर बारी बारी फ्लक्स फाइंड करेंगे टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंडर. सो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं टॉप कैप पे. टॉप कैप पे हमारे पास जो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 90 डिग्री. 90 डिग्री का कैसे एंगल होगा? अब फील्ड लाइंस का तो हमें पता ही है, इस तरह हॉरिजॉन्टल जा रही है फील्ड लाइंस. तो अगर हम टॉप कैप को देखें यानी कि इसके ऊपर जो ढक्कन है, ढक्कन की तरह अगर हम इसको इमेजिन करें तो इसका जो एरिया होगा वो वर्टिकल होगा, वो इस तरह साइड की तरफ होगा वर्टिकल. तो इनके और फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना होगा 90 डिग्री. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा EDA, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री. तो cos 90 हमारे पास होता है 0, तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया 0. सिमिलरली हमारे पास होगा बॉटम कैप का. हमारे फील्ड लाइंस चूंकि पैरेलल जा रही हैं और हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो वर्टिकल होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स 2 कितना आएगा E डॉट DA. तो E डॉट DA एंगल हमारे पास E और D के दरमियान कितना है 90 डिग्री फॉर बॉटम इन केस ऑफ बॉटम कैप. तो हमारे पास cos 90 अगेन 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लक्स 2 है वो इक्वल हो जाएगा 0 के. अब फ्लक्स देखते हैं थ्रू कर्व्ड सरफेस. अब कर्व्ड सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स देखेंगे तो हमारे पास एंगल जो होगा E और DA के दरमियान वो 90 डिग्री का नहीं होगा, बल्कि वो 0 डिग्री का होगा. अब इन दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री कैसे होगा वो हम देख लेते हैं. ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस है और फील्ड लाइन जैसे कि हमें पता है हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस जा रही हैं आउटवर्ड. तो अब अगर यहाँ पर इस कर्व्ड सरफेस को देखें तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो वर्टिकल होगा, यानी कि आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन. सिमिलरली इन दैट डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर गोइंग, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही हैं उसी डायरेक्शन में हमारे पास एरिया वेक्टर जाएगा इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस. सो इस केस में हमारे पास E और DA के दरमियान एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा. अब इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस हमारे पास एंगल बिटवीन E एंड DA इज 0 डिग्री. सो हमारे पास EDA cos यहाँ पर एंगल कितना आएगा 0 डिग्री. सो cos 0 इज इक्वल्स टू 1. सो हमारे पास फ्लक्स 3 किसके इक्वल आएगा E 2 पाई RL. अब हमारे पास 2 पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस होता है सिलेंडर का और L जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द सिलेंडर है. सो अब हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना होगा इन तीनों का सम. तो चूँकि 1 और 2 दोनों 0 आए हैं, हमारे पास जस्ट 3 की वैल्यू है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा E 2 पाई RL.
अब जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, ई 2πrl इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई की क्या वैल्यू आएगी, 2πrl तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट आर एल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ई की। अब हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v फॉर्मूला इक्वल होता है e डॉट डी एस के। तो जब हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, e डॉट डी एस साथ में इंटीग्रल। इंटीग्रल आएगा फ्रॉम a टू b। हमें पता है a टू b क्यों आएगा, क्योंकि इनर सिलेंडर का रेडियस जो है वो a है और आउटर सिलेंडर का रेडियस जो है वो b है। तो फील्ड लाइंस मैक्सिमम कहाँ तक होंगी, b तक। कहाँ से स्टार्ट होंगी, a से। सो मिनिमम टू मैक्सिमम a टू b। अब इसमें हम e की वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर हमने फाइंड की थी। सो v इज इक्वल्स टू इंटेग्रल फ्रॉम a टू b, और e की वैल्यू हमने पुट की वो आया q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू डी आर। तो हमने 2π एप्सिलॉन नॉट एल को एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास बचा डी आर ओवर आर। अब हमने 1 ओवर आर का इंटेग्रल लिया जो कि हमारे पास आया log ऑफ आर एंड लिमिट्स फ्रॉम a टू b। अब हमने लिमिट्स पुट की फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास v की क्या वैल्यू आएगी, q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट l इंटू log ऑफ b फाइनल माइनस इनिशियल log ऑफ a। अब जैसे कि हमें पता है कि ये log की प्रॉपर्टी है, अगर माइनस हो तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं, ओवर में लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास प्लस हो तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास log b माइनस log a है, हम इसको log b ओवर log a लिख सकते हैं। तो हमारे पास v की क्या वैल्यू आएगी, v इज इक्वल्स टू q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट l log b ओवर a। अब चूँकि हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल्स टू q ओवर v। तो यहाँ पर हमें q ओवर v की वैल्यू चाहिए ताकि हम डायरेक्ट जो है वो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर सकें। सो ये v हमारे पास उधर जाके डिवाइड हो जाएगा q ओवर v। इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास q ओवर v इक्वल आएगा 2π एप्सिलॉन नॉट l ओवर log ऑफ b ओवर a। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है c इज इक्वल्स टू q ओवर v। अब ये q ओवर v की वैल्यू हम एज इट इज़ उठा के यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगी, c इज इक्वल्स टू 2π एप्सिलॉन नॉट l ओवर log b ओवर a। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, L जो कि लेंथ ऑफ सिलेंडर है, और A और B जो कि रेडियस है इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर का। This is the end of lecture. Thanks for watching.